40 की बीवी 90 का पति। सुबह का समय है और ममता जी बहुत गुस्से में है। दिख नहीं रहा है घड़ी में पूरे 9 बज चुके हैं। इस लड़के के आगे तो कुंभकर्ण भी शर्मा जाए। अरे क्या हुआ ममता जी, आप हर रोज सुबह सुबह इतनी गुस्से में क्यों रहती है? हमें कभी भी सुबह में नाराज नहीं होना चाहिए, वरना हमारा पूरा दिन वैसा ही बीतता है। वही है आपका छोटा सपूत। अरे अभी कान पर इतने नगाड़े बजा कर आई हूँ, लेकिन क्या मजाल की टस्सी मस भी हुआ हो। और आप तो शांति रहिए, वरना फिर कहेंगे आप बहुत बोलती हैं। अरे बेटे की उम्र बीती जा रही है और आपको कोई फिक्र ही नहीं है। पूरे 29 साल का हो गया हमारा वैभव, लेकिन कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही। 29 का हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन वजन इसका जस्ट उल्टा 92 से ज्यादा हो रहा है। दरअसल चिंता की बात तो वो है। तभी प्रीति सबके लिए चाय लेकर आती है। लीजिए मम्मी जी, लीजिए पापा जी, चाय पी लीजिए। अब देखो हमारी प्रीति बहू को इस घर में आए हुए 10 साल हो गए। हम संजय की साइड से बिल्कुल बेफिक्र हो चुके हैं। अब वैभव की शादी करके भी हम अपनी जिम्मेदारियों से फ्री होना चाहते हैं, लेकिन ये लड़का है कि किसी की सुनता ही नहीं। मम्मी जी पापा जी, अगर आप कहे तो मैं वैभव भैया के लिए अपनी बुआ की बेटी की बात चलाऊं? नेकी और पूछ। अरे बेटा आज ही जन्म कुंडली और फोटो मंगवा ले। अगर सब बढ़िया है तो फिर इसमें बुराई क्या है। हम आज ही कुंडली मिलवाकर और वैभव को फोटो दिखाकर बात आगे बढ़ाएंगे। जी मम्मी जी ठीक है। शाम होते होते प्रीति के पास उसकी बुआ की बेटी की फोटो और कुंडली आ जाती है। मम्मी जी कुंडली और फोटो आ गए, आप एक बार देख लीजिए ना। अरे बेटा मैं देखकर क्या करूंगी, तेरी बुआ की बेटी है और जब तूने ही बताई है तो फिर इसमें क्या देखना। बस एक बार जन्म कुंडली मिला ले बेटा, वो कैसे ऑनलाइन देखते हैं ना, उससे एक बार चेक कर ले। ठीक है मम्मी जी। प्रीति ऑनलाइन कुंडली चेक करती है। अरे मम्मी ये कुंडली तो बहुत अच्छी मैच हो रही है, पूरे 28.5 गुण मिल रहा है। तभी वैभव भी बाजार से आ जाता है। आ गए मेरे सपूत। मम्मी बहुत थक गया हूँ। बहुत थक गया हूँ। थकोगे ही ना। अरे पूरे 3 साल हो गए तुझसे कहते हैं कि अपना वजन कम कर ले, लेकिन तेरे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अरे कर लूंगा ना मम्मी, अभी ऐसे ही इतनी लड़कियां लाइन मारती है। अगर वेट कम कर लिया तो क्या होगा बाकी के लड़कों का मम्मी। तभी महेश जी भी आ जाते हैं। बेटा उन लड़कियों की कहीं आंखें तो कमजोर नहीं है। महेश जी की ये बात सुनकर वैभव के साथ सब जोर जोर से हंसते हैं। अच्छा आज भाभी की बुआ की बेटी का रिश्ता आया है, एक बार लड़की देख ले, रिश्ते के लिए हाँ कह दे तो हम फिर आगे की प्रक्रिया चालू करें। अरे ऐसे कैसे चालू कर देंगे आप लोग? ना मैंने लड़की देखी ना मैं लड़की को जानता हूँ, ऐसे कैसे हाँ कर सकता हूँ? प्रीति वो जरा वैभव को लड़की की फोटो तो दिखाना एक बार, ये देख ले तो हम भी निश्चिंत हो जाए। जी मम्मी जी अभी लाई। लीजिए भैया ये रही फोटो देखिए। ये है लड़की, इस लड़की से मैं शादी करूंगा? क्या भाभी आप भी ना, आपने सोच भी कैसे लिया? अरे मुझे दिखा, मैं भी देखूं क्या बुराई है इस लड़की में, क्या दिक्कत है भाई? मम्मी आप लड़की को देख रही हो, मैं इतनी मोटी लड़की से किसी भी हाल में शादी नहीं कर सकता। मुझे एक अच्छी फिट एंड फाइन लड़की से शादी करनी है जो एकदम स्लिम हो और मेरे साथ चलते हुए अच्छी लगे। बेटा वैभव कभी अपने आप को भी शीशे में देख लिया करो। तुझे स्लिम लड़की चाहिए तो तू क्या कहना चाह रहा है कि एक ट्रैक्टर और एक साइकिल के पहिए जैसी जोड़ी लगे तुम दोनों की? पापा मैं अपना वेट तो कभी भी कम कर लूंगा, लेकिन मैं मोटी लड़की से शादी नहीं करूंगा। लीजिए भाभी ले जाइए आप अपने बुआ जी की बेटी को। प्रीति को बुरा लग जाता है और वो अपना फोन लेकर वहां से चली जाती है। चल प्रीति अब देखते हैं भैया को स्लिम ट्रिम लड़की कैसे मिलती है। इंतजार करते हैं, शायद अगर इस जन्म में मिल जाए तो। अब एक के बाद एक रिश्ते आते हैं और वापस चले जाते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ वैभव का वेट 98 किलो था, वहीं दूसरी तरफ उसे एक स्लिम लड़की की तलाश थी। पर कहते हैं ना, किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। बस वही हुआ वैभव के साथ में। घर में सब एक साथ बैठे हुए हैं और वैभव की बुआ जी भी आई हुई है। ये लो जीजी, ये देखो, ये रहा लड़की का फोटो, इसे वैभव ने पसंद किया है। अरे वैभव ने इसे पसंद किया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लड़की ने वैभव को पसंद किया या नहीं वो तो पता करो पहले। लड़की का वजन 40 किलो से 100 ग्राम ज्यादा नहीं लग रहा। कभी छत पर कपड़े सुखाने गई
और कहीं थोड़ी तेज हवा चल गई ना तो ढूंढने ना जाना पड़े किसी को कि भाई किसी बगल वाले की छत पर पड़ी है वो। अरे बुआ जी, आप तो कमाल करती हैं। अरे हर लड़की शादी के बाद मोटी हो ही जाती है, और अब देखो मैं भी अपना वेट कम करने में लगा हुआ हूँ। 98 से अब 90 पर आ गया हूँ मैं। अरे वैभव, तेरी बुआ जी सही कह रही है, तू अपने आगे किसी की सुन क्यों नहीं रहा है? इधर सोना के घर वाले भी अपने बेटी के लिए आए हुए रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे। घर परिवार बिजनेस बाकी सब तो बढ़िया है, लेकिन बस के आगे तो बोल रमा, क्या कमी दिख गई इस बार तुझे लड़के में? मैं भी तो सुनूं इस बार क्या नुक्स निकाल दी तुमने? भाई मैं तो चली। लो अब तुम लोग खुद ही देख लो फोटो और अपनी बिटिया को भी दिखा देना, क्योंकि ये माता जी तो बिना तोप के ऐसे गोले दागती है कि मिसाइलें भी शर्मा जाए। हाँ, जैसे तू तो बड़ी जलेबी जैसी सीधी है ना। अरे ऐसे रिश्ते नहीं किए जाते। बाकी की भी 2 बेटियां बैठी है, याद है ना राकेश की? भूल गया? हाँ माँ जी, मुझे याद है। ला दिखा कैसा है फोटो। सावित्री जी को फोटो दिखाया जाता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। लड़का थोड़ा खाते पीते घर का लग रहा है, और क्या कमी है भला? तभी कॉलेज से आकर सोना वहीं सोफे पर पसर जाती है। अब इसे ही देख लो, खड़े बांस सी लगती है। अब कोई तेरी बेटी के बारे में कुछ कहे राकेश तो कैसा लगेगा? उधर रमा जी रसोई से चिल्लाती है। हाँ हाँ सुन रही हूँ माता जी, क्योंकि ये आप राकेश से नहीं अपनी बहू से कह रही हो। आखिर बात बनते बनते बन ही जाती है। सोना और वैभव का रिश्ता पक्का हो जाता है। इधर वैभव के घर वालों को उसके मोटे होने का, तो सोना के घर वालों को उसके ज्यादा पतले होने का डर सता रहा था। धीरे धीरे करते शादी का दिन भी आ जाता है। अब सोना को वरमाला के लिए स्टेज पर लाया जा रहा है। वैभव के दोस्त उसके कान में कहते हैं, अरे भाई, तुझे नहीं लगता कि तूने कुछ ज्यादा ही पतली लड़की पसंद कर ली? वो सब तो छोड़, लेकिन ये सब लड़की को ऐसे पकड़ कर क्यों ला रहे? अरे तुम लड़की हो क्या? नहीं ना, तो तुम क्या समझो लड़की होने का दर्द? अरे उसने पिछले 8 दिन से कुछ भी खाया नहीं है, इसलिए ऐसे ला रहे हैं। इधर सोना की दोनों बहनें उसके हाथों से उसे कसकर पकड़े हुई थी और पीछे से उसका भाई लहंगा उठाता हुआ चला आ रहा था। अब धीरे धीरे गिरते पड़ते सोना विदा होकर अपने घर आ जाती है। सोना, ये साड़ी चेंज कर लो, इतना भारी लहंगा पहनकर तुम थक गई होगी ना? हाँ भाभी, अब बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं इतना भारी लहंगा पहने बहुत थक गई हूँ। ठीक है, तब तुम साड़ी चेंज कर लो, फिर मैं तुम्हें लेने आती हूँ। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना? थोड़ी देर बाद प्रीति सोना को लेने आती है तो देखती है सोना वहीं आधी अधूरी साड़ी पहने बिस्तर पर लेटी हुई है। अरे सोना, क्या हुआ? तुमने अभी तक साड़ी नहीं पहनी? ओ भाभी, मैं बहुत ज्यादा थक गई थी साड़ी पहनते पहनते, लेकिन साड़ी खत्म ही नहीं हो रही थी। ये सुनकर प्रीति जोर जोर से हंसने लगती है। अरे कोई बात नहीं सोना, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। 1-2 दिन तुम साड़ी पहन लोगी, फिर तुम मुझसे भी जल्दी साड़ी पहनना सीख जाओगी, क्योंकि तुम तो कितनी अच्छी पतली दुबली हो, मैं तो कितनी मोटी हो गई हूँ इन दोनों बच्चों के बाद। प्रीति सोना को लेकर रसोई में जाती है। सोना, आज तुम अपनी पहली रसोई में खीर बना लो। हमारे यहाँ पहली रसोई में चावल की खीर ही बनती है। ठीक है भाभी, मैं सबके लिए खीर बना देती हूँ। सोना खीर बनाना शुरू करती है। अभी खीर बनाते हुए 15 मिनट भी नहीं बीते थे कि प्रीति और ममता जी रसोई में कुछ काम करने जाती हैं। क्या हुआ सोना, तुम ऐसे स्लैब को पकड़े क्यों खड़ी हो? कोई परेशानी हो तो मुझे बेझिझक बताओ। नहीं भाभी, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा वीकनेस फील हो रहा है, इसलिए ऐसे खड़ी हूँ। अब मैं समझ सकती हूँ, आज ही तुम्हारी विदाई हुई है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तुम एक काम करो, बस सबको खीर सर्व करके फिर अपने रूम में जाकर आराम करो। जैसे तैसे करके सोना सबको खीर सर्व करती है और अपने रूम में जाकर सो जाती है। ऐसे करते कराते 1 हफ्ते का समय बीत जाता है। सोना कभी जागती कभी सोती, लेकिन अभी तक घरवाले इस बात को बहुत लाइटली ले रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि शादी की थकान के कारण ऐसा हो रहा है। फिर एक दिन रजनी बुआ का घर आना होता है। ममता, अरे ओ ममता, कहाँ किस कोने में घुसी बैठी हो? दोनों बहुओं के आ जाने के बाद तो तूने गंगा नहा ली, लेकिन ननद को भूल जाएगी ये नहीं सोचा था मैंने। तभी ममता जी बाहर निकल कर आती हैं। अरे नहीं नहीं जीजी, कैसी बात करती हैं? आपका दर्जा हमेशा बड़ा था और बड़ा ही रहेगा। आइए आइए बैठिए। अरे रहने दे तुम ममता, मेरे मुंह पर स्वाहा स्वाहा। इतना कहकर रजनी जी जोर जोर से हंसने लगती है।
बैठिए जीजी, आपके लिए बढ़िया सी चाय बना कर लाती हूँ। अरे मैं तो जानती हूँ कि तू चाहती है कि मैं जल्दी ऊपर का टिकट कटा लूं। इतनी गर्मी और चाय? ना बाबा ना। अच्छा चलिए बता, आज खाने में क्या बना है? जीजी अभी मैंने दाल गला दी थी और प्रीति बहू ने भिंडी की सब्जी बना ली है। आप कुछ और बता दे तो वो बनवा लेते। बाकी चावल रायता रोटी तो है ही। खाना तो ठीक ही बन रहा है, मुझे हल्का ही खाना खाना है, लेकिन ये खाना छोटी बहू क्यों नहीं बना रही? मैं तो उसी के हाथ का खाने आई हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग गुज्जू। जी छोटी ना अभी शादी की थकान बहुत ज्यादा है उसे। क्या शादी की थकान? अरे भाई हफ्ते भर से ज्यादा होने को आया, इतने में तो तेरी थकान भी निकल गई होगी। बहू ने ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ लिया भाई? रजनी जी के मुंह से ये सब सुनकर ममता जी चुप हो जाती हैं। देख ममता, आज तो हम छोटी बहू के हाथ का खाना खाने ही आए हैं। अब अगर छोटी बहू बनाएगी तो हम खाएंगे। देख ले भाई, तेरे हाथ में है, तुझे खाना खिलाना है या नहीं? अरे नहीं जीजी, ऐसी बात नहीं है। रुको, मैं अभी ही सोना को बुला कर लाती हूँ। ममता जी सोना को बुलाने जाती है। सोना थकान के कारण अभी अभी सोई थी। सोना उठो, देखो बुआ जी आई है, चलकर उनके पैर छू लो और वो ना तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाह रही है। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी आती हूँ। 15 मिनट बीत जाते हैं लेकिन सोना नीचे ही नहीं आती। क्या हुआ ममता, बहू नहीं आई अब तक? तभी धीरे धीरे हिलती डुलती सी सोना अपने कमरे से बाहर आती हुई दिखाई देती है। आ गई बहू रानी। सोना जाकर बुआ जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। नमस्ते बुआ जी, कैसे हो आप? बड़े दिनों में आना हुआ। अब बहुओं का राज है घर पर, बुआ जी को कौन पूछेगा? काहे की बुआ जी? कौन बुआ जी? नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर इसी बात पर आज मुझे शाही पनीर और दाल तड़का बनाकर खिला दे बहू, मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। तभी बाहर से वैभव भी आ जाता है। बुआ जी, आप अचानक से कैसे? हाँ भाई, अब तो उससे पूछ कर ही तो आना पड़ेगा, क्योंकि अब तेरी बीवी जो खाना बनाकर खिलाएगी। अरे बुआ जी, आप भी मजाक करती हैं। वैसे भी सोना के हाथ का खाना तो अभी तक खुद मुझे ही नसीब नहीं हुआ, इसी बहाने मिल जाएगा। तभी धीरे धीरे करके बाकी के लोग भी आ जाते हैं। प्रणाम बुआ जी। इधर सोना बुआ जी का आदेश पाकर रसोई में शाही पनीर और दाल तड़का बनाने पहुंच जाती है। अब ग्रेवी बनाने के लिए सोना सब्जियां काटना शुरू करती है और प्रीति भी साथ में सोना की मदद करवा रही थी। ग्रेवी बनाने के बाद सोना बहुत बढ़िया शाही पनीर तैयार करती है। सोना, शाही पनीर तो वास्तव में बहुत अच्छा बना है। अब जल्दी से बस रोटी के लिए आटा और लगा दे। मैंने दाल चढ़ा दी है, उसमें तड़का लगाकर हम बुआ जी को खाना सर्व करेंगे, क्योंकि काफी देर हो गई है ना। जी भाभी। इतना कहकर सोना जैसे ही आटा लगाना शुरू करती है, वैसे ही उसे इतनी जोर का चक्कर आता है कि वो धड़ाम से किचन में गिर जाती है। प्रीति की आवाज सुनकर बाकी के लोग भी आते हैं और देखते हैं कि सोना बेहोश हो गई है। सोना, क्या हुआ सोना? अबे 90 किलो के हाथी, तेरे से 40 किलो की बीवी नहीं उठाई जा रही? सोना क्या हुआ? उसको उठाकर बाहर ले चल और जल्दी से डॉक्टर को बुला ला। इतना कहकर वैभव सोना को रूम में ले जाकर लेटा देता है और अपने फैमिली डॉक्टर त्रिपाठी जी को लेकर घर आता है। डॉक्टर साहब के चेक करने के बाद, क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? चिंता की कोई बात नहीं है ममता जी, वीकनेस के कारण आपकी बहू बेहोश हो गई है। उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रखा है। उसकी खिलाई पिलाई अच्छे से कीजिए और उसका ख्याल रखिए। अभी वो अंडरवेट है, इसलिए उसे वेट गेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों वैभव, कहाँ है? सुन रहा है कि नहीं ठीक से? डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? स्लिम बेबी चाहिए। अब 4 फुलके भी नहीं बना पा रही है, तुझे और तेरी माँ को खाना खिलाएगी? घर पर सब लोग सोना का बहुत ख्याल रखते हैं और सोना भी 2-3 दिन में रिकवर हो जाती है। फिर एक दिन घर के सब लोग घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। वैभव भैया, जब से सोना आई है ना तो आप हनीमून पर गए, ना ही उसे कहीं शहर में घुमाने ले गए। तो चलिए आज हम लोग मूवी देखने चलते हैं और उसके बाद में शॉपिंग करते हुए आएंगे। ठीक है भाभी, जैसा आपका है। शाम को सब लोग पहले मूवी देखते हैं, फिर शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं। सुना, अगर तुम कुछ लेना चाहो तो शॉपिंग कर लो। नहीं वैभव जी, मुझे कुछ ज्यादा शॉपिंग नहीं करनी, माँ तो चलते चलते ही थक गई। अरे सोना, अभी तो हम ठीक से 4 कदम भी नहीं चले,
तुम अभी से थक गई, फिर शॉपिंग कैसे करोगी? बातों बातों में वैभव, संजय और प्रीति कब आगे निकल जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता और सोना थक कर वहीं रोड पर बैठ जाती है। तभी एक आदमी आकर वैभव को रोकता है। अरे भैया, आप कहाँ भागे जा रहे हैं? आपकी बेटी वहाँ सड़क पर बैठी हुई है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मेरी बेटी? अरे भाई, मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, जाकर देखिए वो बेटी है या बीवी। की अनोखी फिर वैभव, प्रीति और संजय तीनों भागकर पीछे जाते हैं तो देखते हैं सोना का हाल बेहाल हो रखा है और वो वहीं रोड पर बैठी है। सोना, यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? आओ खड़ी हो जाओ फटाफट। नहीं, अब मैं और नहीं चल सकती वैभव जी, आप मुझे अपनी गोद में उठा लो। अरे ये क्या नाटक है, चलो जल्दी। जैसे तैसे करके सोना का हाथ पकड़कर वैभव गाड़ी में लाकर सोना को बिठाता है और चारों लोग घर आ जाते हैं। अरे तुम लोग बड़ी जल्दी घर आ गए, मैं तो सोच रही थी कि आज तो रात के 12 बजेंगे। अरे मम्मी, हम भी वही सोच रहे थे, लेकिन आज सोना को बहुत वीकनेस फील हो रही थी तो हमने घर आना ही बेटर समझा। अरे ये सोना की वीकनेस है या फिर हमारे उत्तर प्रदेश की बिजली जो हर घंटे 2 घंटे में आती जाती रहती है? ओ ले लो स्लिम बेबी। मैंने तो पहले ही कहा था मेरी बुआ जी की लड़की से कर लो शादी, लेकिन नहीं, भैया को उसमें 50 कमियां दिख रही थी। अब इनको खिला पिलाकर मोटा करो, वो ऑलरेडी ही मोटी मिलती तो इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। तब तक वैभव भी वहां आ जाता है। अब कैसी है सोना? ठीक ही है मम्मी, लेकिन ऐसे तो मैं कहीं घूमने ही नहीं जा पाऊंगा और मेरा हनीमून मम्मी। अबे मेरे भाई, पहले तो उसका वजन बढ़ा और अपना कम कर, फिर कहीं जाने का प्लान बना। मम्मी, पता है आज बाजार में क्या हुआ? संजना वीकनेस के कारण रोड पर बैठ गई तो एक आदमी आकर वैभव से कह रहा था आपकी बेटी वहां परेशान हो रही है। इतना सुनते ही सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और अगले ही दिन से सोना और वैभव अपना वेट मेंटेन करने के लिए जिम जाना चालू कर देते हैं।